Hello guys, so the topic for this video would be heme metabolism, and we'll be discussing under this heading the structure of heme and then the synthesis of heme. And in next video we'll be talking about the various types of porphyria. Okay, so now heme synthesis समझने से पहले it is very much important to understand the structure of heme. मैंने already draw कर रखा है so that it takes less time. So let us start. Structure of heme. तो heme क्या है? एक मेटालोपोरफायरिन. इसका इस टर्म से हम समझते हैं कि इसके अंदर एक मेटालिक कंटेंट होगा, एक मेटल होगा, एंड वी नो दैट इज द आयरन. हमारे केस में आयरन, हीम में आयरन होगा, एंड द पोरफायरिन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोरफायरिन? तो आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ पोरफायरिन. समझते हैं. यहाँ पर मैंने एक पोरफायरिन का मॉलिक्यूल बनाया है. वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर आल्सो. पहले इस पोरफायरिन की डेफिनेशन समझते हैं. So what the definition says, it is a cyclic compound which is formed by the linkage of 4 pyrrole rings by methanide bridges. इसके अंदर क्या क्या टर्म आई? पहला, पोरफायरिन हमेशा एक साइक्लिक कंपाउंड होगा और 4 पायरोल रिंग से बना होगा. मतलब पायरोल रिंग क्या है? तो ये इस स्ट्रक्चर को पायरोल कहेंगे. ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड को पायरोल कहेंगे. दिस इज योर पायरोल. ठीक है. तो a cyclic compound formed by 4 pyrrole rings. 4 pyrrole का मतलब है पोरफायरिन हमेशा टेट्रा पायरोल कंपाउंड होगा. ठीक है. और लीनियर टेट्रा पायरोल को हम पोरफायरिन नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि HMB जो हम जब हीम सिंथेसिस पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अ मॉलिक्यूल HMB, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन. ये भी 4 पायरोल है, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर, बट दिस इज अ लीनियर टेट्रा पायरोल. तो पोरफायरिन क्या है? दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड व्हिच इज फाउंड बाय लिंकेज ऑफ 4 pyrrole rings by methanol bridges. What are methanol bridges? So in this part is the methanol bridge. Is this much clear? So in this structure of heme, we can see this is not structure of heme क्योंकि यहाँ iron missing है, metallic compound. This is the structure of porphyrin. इसके अंदर हम देख सकते हैं 4 pyrrole rings है, cyclically arranged है by the bridging methanol bridges. ठीक है, methanol carbon से. Okay. अब वी कैन ऑल्सो सी अगर आयरन आ जाए सेंट्रल पोजिशन पे, तो दैट एग्जाम्पल फॉर द सेम वुड बी हीम ऑफ हीमोग्लोबिन जो हमें पढ़ना है हीम सिंथेसिस. एंड अगर मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन की बात करें, देन वी नो दैट इट वुड बी द क्लोरोफिल. ठीक है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ आई हैव नॉट रिटन एंड नॉट मेंशन समथिंग, बट दैट इज इंपॉर्टेंट. आई विल जस्ट टेल यू दैट पोरफायरिन की कुछ स्पेशल फीचर्स. सबसे पहले the porphyrin this entire that is going to show sharp absorption band, और वो absorption band किस wavelength पे show करता है? So porphyrins are going to show. There has my cursor gone. Yes. So these porphyrin, they show sharp absorption peak at the wavelength of 400 nanometers. Okay, so we were discussing that these porphyrin, these will show sharp absorption band at a certain wavelength, and that wavelength is about 400 nanometer. इस wavelength पे sharp absorption peak show करेंगे, and that absorption peak is called as Saurit band. Okay, and ये Saurit band का reason क्या है? Conjugation between the double bond जो मिथेनाइल कार्बन है और जो साइक्लिक पायरोल के अंदर जो डबल बॉन्ड है, इनके बीच की कॉन्जुगेशन की वजह से दिस एब्जॉर्प्शन पीक इज ऑब्जर्व्ड. आल्सो द व्हेन पोरफायरिन्स दीस आर डिसॉल्व्ड इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड हो, एंड देन वी इल्यूमिनेट विद यूवी लाइट, तो हम एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस कलर ऑब्जर्व करेंगे. इसी की वजह से कुछ पोरफायरिया क्यूटेनियस नेचर भी शो करेंगे. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस. नाउ वी कम ऑन टू द types of porphyrins. Now why the types of porphyrins are important? क्योंकि जब हम हीम सिंथेसिस देखेंगे तो ये टर्म्स आएंगी, so it's better to discuss them here itself. तो the types of porphyrin, ये कितने टाइप की होंगी? 3 टाइप की मैंने लिखा है: यूरोपोरफायरिन्स, कॉप्रोपोरफायरिन्स एंड प्रोटोपोरफायरिन्स. यूरोपोरफायरिन्स का फीचर है that these are the most water soluble. So ये most water soluble है, and least water soluble would be the protoporphyrin, and these are the least water soluble. Okay, these are the least water soluble. अब इसे हम differentiate कैसे करेंगे between the different types of porphyrin? So they would
differ in the distribution of the side chains. अब ये जो मैं बताऊंगी साइड चेन्स कौन कौन सी है. सो आई एम डिस्क्राइबिंग देम बाय द फिशर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोरफायरिन. ये मैंने पोरफायरिन लिया है और इसके अंदर ये है पायरोल रिंग 1, पायरोल रिंग 2 रिप्रेजेंट कर रही हूँ उससे, पायरोल रिंग 3 and then pyrrole ring 4. Okay, and these are the position of first carbon, second carbon, first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and so on, fifth, sixth, seventh, and eighth. Okay, now in case of the uroporphyrin, uroporphyrin के केस में जो साइड चेन होगी वो कौन कौन सी होगी? It would be A and P. A stands for acetate. I'm writing it here. A stands for acetate and P stands for propionate. Propionate. So A, P, A, P, A, P, P and E. इस साइड पे थोड़ा डिफरेंस होता है. So if this is the molecule, then that would be the uroporphyrin. I'm clearing it and I'll draw it again. ओके तो हम फिशर्स रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे फॉर पोरफायरिन. ये हो गया. एंड द थर्ड वन. सो यूरोपोरफायरिन के अंदर जो साइड चेन होगी वो क्या क्या होगी? एसीटेट, प्रोपायोनेट, एसीटेट, प्रोपायोनेट एंड सो ऑन. एंड इधर प्रोपायोनेट एंड एसीटेट. दिस इज योर मॉलिक्यूल ऑफ यूरोपोरफायरिन. ठीक है. अब आते हैं व्हाट वुड बी देन कॉप्रोपोरफायरिन. तो कॉप्रोपोरफायरिन में MP होगा. M stands for methyl, M stands for methyl. P stands again for propionate, propionate. A stands for acetate. And एक और हमें याद करना है V, V stands for vinyl. अब कॉप्रोपोरफायरिन में जो ग्रुप होंगे वो क्या क्या होंगे? So it would be methyl propionate, methyl propionate, same methyl propionate and propionate methyl. इस जगह पे थोड़ा डिफरेंस आएगा. ये हो गया कॉप्रोपोरफायरिन. तो आप देख रहे हैं कि कॉप्रोपोरफायरिन में हुआ क्या. मतलब मुझे यूरोपोरफायरिन से कॉप्रोपोरफायरिन बनाने के लिए मेरे को डीकार्बोक्सिलेट करना पड़ रहा है. एसीटेट को डीकार्बोक्सिलेट करके मिथाइल में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ. देन माय यूरोपोरफायरिन विल कन्वर्ट इनटू दी कॉप्रोपोरफायरिन. और यही हीम सिंथेसिस में होता भी है, यही होता भी है. ठीक है. कॉप्रोपोरफायरिन सिंथेस जो होता है दैट इज नथिंग बट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ यूरोपोरफायरिन. अच्छा अब एक रह गया हमारे पास विच इज प्रोटोपोरफायरिन. तो प्रोटोपोरफायरिन में साइड चेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इट वुड बी मिथाइल विनाइल, मिथाइल विनाइल, बट अब मिथाइल प्रोपायोनेट. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ रही है. ठीक है. सॉरी यहाँ पर MP होगा. So this is clear. These are the three types of porphyrins on the basis of they differ on the basis of side chain. Side chain ऐसे determine करते हैं. Now we'll come on to the heme synthesis, and now the heme synthesis part that would become much easier. Okay, so now we come on to the synthesis of heme. अब heme synthesis से steps पे सीधा jump on करने से पहले I would like to discuss some of the points that will make the learning of the steps much easier. Understanding बढ़ाएगा. सबसे पहले हमें जानना है कि हीम है क्या चीज. हीम क्या है? फेरो प्रोटोपोरफायरिन. इसका मतलब फेरो का मतलब the iron in heme that is in Fe2 plus 2+ फॉर्म में, फेरस फॉर्म में, रादर फेरिक नहीं है. अगर ये फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है then we call that as मेथ हीमोग्लोबिन. तब हम उसे मेथ हीमोग्लोबिन कहेंगे. लेकिन हीम में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन इज इन Fe2+ फॉर्म. इज दिस मच क्लियर? उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोटोपोरफायरिन. पोरफायरिन का मतलब बता चुकी हूँ, साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें टेट्रापायरोल. ठीक है. अच्छा अब वहां पर आएंगे. सबसे पहले देखते हैं साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ हीम. तो बोन मैरो में हो रहा है एंड लिवर में हो रहा है. बोन मैरो में 80% हो रहा है एंड लिवर में जस्ट 20%. विच आर दी ऑर्गेनली इन्वॉल्व? तो साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. बट noted down that heme synthesis starts and ends. So heme synthesis
occurs the starting point of heme synthesis as well as the end of heme synthesis, that is in mitochondria. So first starting के steps, end के भी दोनों ही mitochondria में. And what are the starting materials? So succinyl coenzyme and glycine. तो ये पूछते हैं glycine जब हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड में तो उसमें आता है कि what are the compounds which are formed by glycine. तो heme is one of the compounds which is formed by glycine. तो succinyl coenzyme and glycine ये दो starting materials हैं. Now before jumping on to the various steps, सीधा उससे पहले हमें समझना है कि मतलब क्या क्यों क्यों आ रहे हैं अगला कंपाउंड. तो मैंने कहा हमें बनाने हैं 4 साइक्लिक पायरोल के एक पॉरफायरिन बनता है. ठीक है, तो पहले मुझे एक मोनोपायरोल बनाने हैं. मोनोपायरोल किससे बनाऊंगी? इन्हीं से बनाऊंगी. फिर उन मोनोपायरोल एक मोनोपायरोल बना, फिर ऐसे 4 कंपाउंड लूंगी, 4 पीबीजी लूंगी ताकि टेट्रापायरोल बने. लेकिन ये टेट्रापायरोल जो बनेगा लीनियर बनेगा, तो मुझे उसे साइक्लिक पायरोल में कन्वर्ट करना है. एंड फिर जब साइक्लिक पायरोल बन गया, सो यूरो porphobilinogen इज अ साइक्लिक टेट्रापायरोल. उसके बाद मुझे उसे प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि आई सेड हीम इज फेरोप्रोटोपोरफायरिन, तो प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट करना है. उसके बाद इनकॉर्पोरेट करना है मुझे आयरन, जिससे फाइनली मेरे पास हीम बनेगा. So now we'll discuss our steps of heme synthesis under these 4 major headings. Okay. 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 So now we'll talk about the individual steps. अब synthesis of porphobilinogen में देखो हमने पहले मोनोपायरोल बनाना है. ये मोनोपायरोल ही है, मोनोपायरोल. तो कैसे बनेगा? आई सेड दैट वील स्टार्ट विद द सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन. और हमें बनाना क्या है? मोनोपायरोल बनाना है, जो कि यहाँ पर है. ठीक है, बस स्टेप्स हमें देखते जाना है. सक्सिनाइल कोएंजाइम में और ग्लाइसिन कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द एंजाइम ऑफ हीम सिंथेसिस. काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है एला सिंथेज. और ये एला सिंथेज कन्वर्ट करेगा इन सबको, सक्सिनाइल कोएंजाइम यानी ग्लाइसिन को, एला में. तभी नाम एला सिंथेज है. क्या बनाएगा? एला बनाएगा. ये डेल्टा एला बनाएगा. लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा विच इज अल्फा अमाइनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड. इज दैट मच क्लियर? सो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करके एला बनाएगा, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा अल्फा अमाइनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड. And this ELA synthase 1, this is the rate limiting enzyme. और कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में. आई हैव ड्रॉन दिस ब्लैक लाइन टू इंडिकेट कि जो ऊपर वाले सारे रिएक्शंस हैं ये कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में. I said that the starting of heme synthesis as well as the end of heme synthesis that occurs in mitochondria. तो स्टार्ट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, नीचे वाले रिएक्शन जो है वो कहाँ हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. ठीक है, सो ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया में एला सिंथेज 1 प्रेजेंट है जो एला बना रही है. इतना क्लियर है? नाउ एला सिंथेज 1 क्या है? आई एम अगेन रिपीटिंग, रेट लिमिटिंग स्टेप है. ऐसी एला सिंथेज 2 भी होता है, लेकिन एला सिंथेज 1 है रेट लिमिटिंग. एला सिंथेज 2 इज नॉट रेट लिमिटिंग. और इसको इनहिबिट कौन करता है? कि अगर हमारे पास पहले से हीम बना रहे हैं, हीम पहले से ये है, तो फिर हमें जरूरत नहीं है इस सब की. दैट विल हीम एक्ट्स एज अ इनहिबिटर, वो रिप्रेस कर देता है एला सिंथेज 1 की जीन को. ओके, नाउ कमिंग बैक. अभी तक हमने क्या किया? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन से एला बनाया. अब ये एला क्या है? साइटोप्लाज्म में आएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एला इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम एला डिहाइड्रेटेज. डिहाइड्रेटेज का मतलब है कि अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल, तभी डिहाइड्रेशन हुआ. डिहाइड्रेटेज की प्रेजेंस में पीबीजी बनाएंगे. पीबीजी इज नथिंग बट आवर फर्स्ट मोनोपायरोल. तो पोर्फोबिलिनोजेन किससे बनता है? एला के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एला डिहाइड्रेशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे, जो एंजाइम है एला डिहाइड्रेटेज. प्लीज डोंट वरी टू रिमेंबर द एंजाइम्स, क्योंकि उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है, बट एक पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद वील डिस्कस दैट अंडर पोरफायरिन. जब हम पोरफायरिया डिस्कस करेंगे, पोरफायरिया, तब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमेंबर इट. अभी समझना है. एला डिहाइड्रेटेज इज द एंजाइम व्हिच इज इनहिबिटेड बाय लेड पॉइजनिंग. हीम सिंथेसिस में से 2 एंजाइम है जो लेड पॉइजनिंग से इनहिबिट होंगे. सबसे पहला है एला डिहाइड्रेटेज और दूसरा है फेरोचीलेटेज, व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, वो लास्ट एंजाइम ये है. एला डिहाइड्रेटेज लेड पॉइजनिंग की वजह से इनहिबिट हो जाता है. ऑल्सो दिस इज अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम. इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एला डिहाइड्रेटेज ने क्या बनाया? हमारा फर्स्ट पायरोल, मोनोपायरोल.
अब हमें मोनोपायरोल मिल गया, हमें कहाँ तक पहुंचना है, साइक्लिक टेट्रापायरोल तक पहुंचना है, उसके बाद हम उससे प्रोटोपॉर्फायरिन, तो हमारे पास मोनोपायरोल मिल गया, अब हमें बनाने हैं टेट्रापायरोल। तो टेट्रापायरोल बनाने के लिए पीबीजी अभी भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीबीजी। अभी हमने क्या बनाना है, सिंथेसिस ऑफ, सेकंड स्टेप हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, सिंथेसिस ऑफ porphobilinogen. Now synthesis of synthesis of uroporphyrinogen, and for the synthesis of uroporphyrinogen, which is a tetrapyrrole, लेकिन cyclic tetrapyrrole, पहले साइक्लिक से पहले हम लीनियर टेट्रापायरोल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीबीजी, क्या बनाएंगे, HMB और हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन, दिस इज आवर फर्स्ट लीनियर टेट्रापायरोल। तो हमने सीधा टेट्रापायरोल बना लिया 4 मॉलिक्यूल पीबीजी के, और एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज पीबीजी डीएमिनेज, इसका मतलब यहाँ 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया वुड बी रिलीज्ड, या इसे हम HMB सिंथेज भी कह सकते हैं। अब हमने लीनियर टेट्रापायरोल बना लिया, अब हमें इसे साइक्लिक फॉर्म देनी है, एंड अ साइक्लिक टेट्रापायरोल इज नथिंग बट यूरोपोरफायरिनोजेन, ठीक है। सो अब हम HMB से क्या बनाएंगे, यूरोपोरफायरिनोजेन 3 नंबर, इस क्यों है, क्योंकि जब हमने देखा था फिस्चर मॉडल, फिस्चर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, तो हमने उसमें एंड में कहा था AP और फिर हम फिर से हम AP की जगह PA बोला था, है ना, तो उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से नंबर आता है। So uroporphyrinogen बनाना है, which is nothing but our first porphyrin precursor, which is cyclic tetrapyrrole, and the enzyme involved is uroporphyrinogen 3 synthase. This is important. अब हमें क्या करना है, इसको हम कॉप्रोपोरफायरिन में कन्वर्ट करेंगे, कॉप्रोपोरफायरिनोजन से प्रोटोपोरफायरिनोजन, फिर प्रोटोपोरफायरिन, फिर आयरन जोड़ के हीम बना देंगे। Okay, so now we come on to the third step. पहले दो अच्छे से आ गए। Okay, now third step में क्या है, synthesis of protoporphyrin। हमने अभी तक cyclic tetrapyrrole बना लिया, अब हमने कहा था हीम क्या है, फेरो प्रोटोपोरफायरिन, तो हमें प्रोटोपोरफायरिन तक पहुंचना है, फिर फेरो जोड़कर हम हीम बना देंगे। सो यूरोपोरफायरिनोजन को से हम क्या करेंगे, यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, मतलब हम क्या कर रहे हैं, CO2 रिमूव कर रहे हैं, कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, हम मैंने जब स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बताए थे इसलिए बताए थे क्योंकि यूरोपोरफायरिनोजन में PA था, which is nothing but प्रोपायोनेट एंड एसीटेट, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोपायोनेट को ऐसे ऐसे रख रही हूँ, लेकिन एसीटेट की डी कार्बोक्सिलेशन करवा के मिथाइल बना रही हूँ, तो यहाँ से 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे एंड वील गेट दी कॉप्रोपोरफायरिनोजन। फिर कॉप्रोपोरफायरिनोजन को हमने थर्ड टाइप के पोरफायरिन व्हिच इज प्रोटोपोरफायरिनोजन में कन्वर्ट करना है बाय ऑक्सीडेशन। सो कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज इज द एंजाइम, and again I have drawn a line again indicating the difference। तो ऊपर वाला क्या है, इस बार साइटोप्लाज्म है, नीचे वाला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने कहा था कि हीम सिंथेसिस की स्टार्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया से होगी, एंड भी माइटोकॉन्ड्रिया से होगी। तो यहाँ से रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसीड करेंगे, प्रोटोपोरफायरिनोजन कन्वर्ट होगा, देखो इसमें मैंने यहाँ अलग कलर से लिखा है क्योंकि ओजन है, तो मतलब इसे हमें हटाना है, प्रोटोपोरफायरिन बनाना है फाइनली, and protoporphyrin oxidase is the enzyme. Now we have completed the third step. अब हमें बस इसमें आयरन जोड़ना है and we'll get heme. So fourth step is the incorporation of iron into protoporphyrin to form the heme, and the enzyme is ferrochelatase. ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, and again an important point, मैंने अभी आपको बताया था LR dehydratase was an enzyme. LR dehydratase was an enzyme which was inhibited by lead poisoning से. Ferrochelatase is the last enzyme and also another enzyme which is affected by lead poisoning, and this question has been asked in many of the quizzes. अभी मैंने quiz दिए हैं, in majority of quizzes I was able to see this question कि lead poisoning ferrochelatase या LR dehydratase दोनों में से एक ऑप्शन में होते थे, and so these are affected, ferrochelatase, ठीक है। So lead poisoning I am writing again कि lead poisoning से दो एंजाइम इंपैक्ट में आते हैं, एक LR dehydratase को PBG सिंथेज भी कह सकते हैं, PBG सिंथेज भी कह सकते हैं, which was zinc containing enzyme, and another is the ferrochelatase, and we are having our heme.
अच्छा, another before ending this video, guys, मैं एक बारी जल्दी से क्या जब मैं लर्न करने का तरीका बताऊंगी, दैट विल बी कमिंग अप इन नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ। और एक और चीज कि हाँ, रेट लिमिटिंग एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रेट लिमिटिंग एंजाइम इज एला synthase 1, not Ella synthase 2, not Ella synthase anything, but Ella synthase 1, which is hepatic 1, hepatic है, okay? And this is all about the heme synthesis. ये वाली वीडियो समझने के लिए थी. Now in the next video I'll be uploading how to learn this, and correspondingly how to learn the various types of porphyria. Please like this video, share, and also do watch the next upcoming video. So that would be the continuation of the same video.